अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन स्कॉलर्स औरंगाबाद के माशाल्लाह रिज़ल्ट्स नीट 2024 के हमारे सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारी टॉपर्स में से ऐमन मौजूद है। मैं चाहूँगी सबसे पहले तो उनके वालिद मोहतरम भी यहाँ पर हमारे साथ शामिल है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद हम तमाम की तरफ से। अल्लाह ताला आपके लिए इस रिज़ल्ट को और आगे दुनियावी और उखरवी कामयाबी अता फ़रमाए। बहुत सारी मुबारकबाद आपके लिए। इससे पहले मैं चाहूँगी कि हम आगे अपनी बात की शुरुआत करें। आप अपना मुख्तसर सा तारुफ़ दीजिए, आपका नाम, आपका स्कोर क्या आया है और जो भी आप चीज़ें शेयर करना चाहती हैं तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ऐमन फ़ातिमा है। मैं औरंगाबाद से ही ताल्लुक़ रखती हूँ और यहाँ पर स्कॉलर्स शाहीन अकेडमी में रिपीट करने के लिए आई थी। मेरा नीट का फ़र्स्ट अटैम्प्ट हो चुका था और मार्क्स इतने फैक्ट्री मार्क्स नहीं आए थे और एक वालिदैन ने मुझे एक चांस दिया, मेरे ऊपर भरोसा किया, एक और बार एतमाद किया कि मैं शायद कर लूँगी इस बार। तो मैं उसी एतमाद पर हमको कायम रखने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी और मैंने अपनी नीट की तैयारी स्कॉलर शाहीन अकेडमी के टीचर्स के ज़ेर साया की है और मेरा स्कोर 680 आया है अल्हम्दुलिल्लाह नीट 2024 में। और माशाल्लाह ये जितना भी रिज़ल्ट है इसके लिए मैं अपना चाहूँगी कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। और उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्र अदा करूँगी मुझ पर एतमाद करने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। और मैं अपने टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि वो इसके बहुत ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उनके बगैर शायद ये ना होता। उनकी गाइडेंस और उनकी टीचिंग, उनकी जो कॉन्फिडेंस उन लोगों ने हमारे अंदर पुट अप किया था, उस कॉन्फिडेंस के रहते ही मेरा ये स्कोर आ सका है और उनकी टीचिंग के बिना शायद मैं ये सब ना कर पाती। तो इसलिए मैं अपने वालिदैन, अपने टीचर्स, अपने असातिज़ा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह से बहुत बड़ी चीज़ है वो। सभी लोगों का एतमाद और सबकी मेहनत और अल्लाह ताला ने जो हमको मौका दिया, सबकी दुआएं शामिल है, डेफ़िनेटली वो रिज़ल्ट्स में कारआमद होती हैं। मैं सर से समझना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपका बताएं, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी और आपके जहन में क्या चीज़ें थी, जैसा इन्होंने बताया उनके ताल्लुक से आपका क्या भरोसा या क्या एतमाद या क्या फीलिंग्स थी? दरअसल मैं औरंगाबाद शिफ्ट इसीलिए हुआ था। मैं जब हमारे वतन देवलघाट बुल्ढाना में प्रैक्टिस शुरू किया तो 14-15 साल हो चुके थे। लेकिन फिर जब बच्चियाँ स्कूल में, बड़ी बच्ची हाई स्कूल में आने लगी तो उस वक्त हमने इरादा किया कि भाई कोई अच्छे शहर में जहाँ पे तालीम बच्चों की हो सके वहाँ पर शिफ्ट हुआ जाए। तो फिर कई लोगों ने मशवरा दिया कि औरंगाबाद बेहतर रहेगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस नीयत से हम लोग यहाँ पर आए। तो मेरी जो पहली 2 बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी MBBS कंप्लीट कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तीसरी बच्ची थी। तो इसके लिए भी हम लोग फ़िक्रमंद थे और चाहते थे कि भाई ये भी कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने हम लोगों की जो तमन्नाएँ थी नेक, उसको जो है पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मतलब एक प्राउड मोमेंट रहता है पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए एज़ डॉटर्स ख़ास तौर पर कि हम अपने वालिदैन का मतलब सर फ़ख्र से ऊंचा करें। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है, तो आप वन ऑफ़ दोज़ है, मुबारकबाद उसके लिए। अब मैं कुछ और चीज़ों के तहत पूछना चाहूँगी कि आपकी ये जो जर्नी रही, रिपीट ईयर का ही बात करते हैं, क्या चैलेंजेस रहे हैं, कितना प्रेशर महसूस कर रहे थे आप और कैसा वो चैलेंजेस को आपने डील किया, या कोचिंग में आपको किस तरह सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स, टीचर्स या जो भी आपके एहसासात हैं? सबसे पहले जब रिपीट के लिए सोचा था तो बहुत सारे खदशात थे जहन में। ऐसा लगता था कि लोग क्या कहेंगे। ये बात सब कहते हैं कि हम इसके बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क सबको पड़ता है। हमें कहीं ना कहीं इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, और जिन लोगों का हमसे एक्सपेक्टेशन थी हमने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की। अब उनसे कैसे नज़रें मिलाएं, उनसे कैसे बात करें, ये सब बहुत इफ़ेक्ट करता है। और जब ट्यूशन लगाने के लिए सोचा था तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे आऊँगी तो मतलब फ़िज़िकल ट्यूशन के लिए मैंने ऑनलाइन ट्यूशन से हट के फ़िज़िकल ट्यूशन के लिए सोचा। तो मुझे लगा था कि यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं एक फ़ील मेरे अंदर रहेंगी कि मैं नीट रिपीटर हूँ, मैं एक बार फ़ेल हो चुकी हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे टीचर्स ने, मेरे जूनियर्स ने या फिर मेरे साथ के क्लासमेट्स ने कभी इस तरीके से बिहेव नहीं किया, कभी इस फ़ील नहीं आने दी कि मैं एक बार फ़ेल हो चुकी हूँ। हर बार ये फरमाया कि तुम्हारा जो पास्ट था वो तुम्हारा पास्ट था, तुम्हारा प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने मुझे प्रेजेंट में जीना सिखाया और मेरे अंदर से सारे डर था, मुझे पास्ट का एक गिल्ट था, वो ख़त्म किया। उसके लिए भी एक बहुत बड़ा थैंक्स जाता है मेरे टीचर्स को। तो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे आपके, कौन से सब्जेक्ट्स आपको डिफ़िकल्ट जाते थे और वो क्या पैरामीटर्स थे जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर मतलब इस मुकाम पर बैठी हैं, पहुँची हैं? तो कुछ ऐसी अगर मेमोरीज़ होंगी आपकी तो वो शेयर करें। राइट, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज मोस्ट ऑफ द नीट स्टूडेंट की तरह मेरे लिए भी फ़िज़िक्स था कि लास्ट ईयर फ़िज़िक्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, वो बहुत बुरे मार्क्स थे एक्चुअली। और बायोलॉजी में मैं ठीक थी पहले से, केमिस्ट्री भी ठीक था, बट फ़िज़िक्स की वजह से लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मुझे फ़िज़िक्स बहुत चैलेंजिंग लगता था। और वो हर बच्चे की तरह एक डर बैठा हुआ था कि इस फ़िज़िक्स जो है वो बहुत मतलब हार्ड होता है और नहीं हो सकता। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने कोचिंग 2 मंथ्स लेट ज्वाइन की थी, लाइक वो काउंसलिंग के
डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। बट जब मैंने यहाँ पर आई तो फर्स्ट लेक्चर फिज़िक्स का था सुबह सुबह, एंड वहाँ पे बैठ के फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने बच्चों का परफॉर्मेंस देखा। हमारी क्लास के जो बच्चे जो ऑलरेडी 2 मंथ से फिजिक्स की क्लासेस अटेंड कर रहे थे, मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा कि सर जब बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखते थे, वो बच्चे सर का क्वेश्चन लिखने के बाद जस्ट जितनी देर में मेरा माइंड उस क्वेश्चन को रीड करके समझ पा रहा था, बच्चों के आंसर आ जा रहे थे। तो दैट थिंग रियली मेड मी के एमन तुम्हें फ़िज़िक्स करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स में इतना कोप अप किया था कि आई रियली इम्प्रूव्ड लाइक 120 to 130 मार्क्स इन फिज़िक्स फ्रॉम लास्ट टाइम, and that was really challenging for me, and physics की faculty that's really good है, and my teacher really supported me a lot। मतलब मैं सर के पास रोज़ डाउट्स लेकर जाती थी। डाउट सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली। अगर आपको लग भी रहा है कि आपका डाउट सिली डाउट है, ये कैसे पूछने जाएं सर के पास, बच्चे बहुत दफ़ा करते हैं कि ये कैसे पूछने जाएं सर के पास, ये तो इतना सा डाउट है, सर क्या सोचेंगे, तो हम वो भी लेके जाते थे सर के पास। कभी कभी सर डांट भी देते थे कि तुम ये कैसे पूछने आ सकते, लेकिन फिर उसके बाद सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। कभी कभी जो हमको लगता है हमारे सिली डाउट्स है, वो एक्चुअली कभी कभी हमारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है जो हमें प्रॉब्लम दे रही होती है। तो वो पूछ लेना अच्छा होता है कि बजाय इसके कि हम अपनी इमेज संभालें, वो पूछ लेना अच्छा होता है कि हमारे सिली डाउट्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। मैं रोज़ डाउट सेशन अटेंड करती थी सर का, एंड दैट रियली डाउट सेशंस रियली हेल्प मी अलॉट। कि जब टेस्ट में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जब मैं क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मुझे सर का एक्सप्लेनेशन मेरे माइंड में चल रहा था कि सर ने मुझे क्या बोला था जब मैं ये क्वेश्चन पूछने गई थी सर के पास। तो दैट रियली हेल्प मी अलॉट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। सबको ऑर्गेनिक ईजी लगता है, पर मुझे पता नहीं कि उसमें प्रॉब्लम आती थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने काम करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से सर की गाइडेंस थी हमारे केमिस्ट्री टीचर की। सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। सर ने हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना सिखाया, एनसीईआरटी रीडिंग सिखाई, एंड आई रियली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी आफ्टर दैट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ। एंड बायोलॉजी की फैकल्टी भी बेस्ट है। हमें एनसीईआरटी एक्चुअली घोल कर पिलाना क्या होता है हमें वो पता चला जब एक सर एक लाइन के अंदर का मतलब बताते थे, डीप में कॉन्सेप्ट बताते थे, और बहुत ही अच्छे से क्लियर करते थे। ये बायोलॉजी के निमोनिक्स याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सर बहुत अच्छे से बताते थे। तो माई टीचर्स रियली हेल्प मी अलॉट फॉर। एक चीज़ जो आप बता रहे थे डाउट सेशंस, यूजुअली हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े क्लासेस जो होती हैं, कोचिंग क्लासेस, वहाँ पे 1000, 1500, 5000 इस तरह की स्ट्रेंथ होती है। तो जो आप एक चीज़ बता रहे हैं, मेन आपका जो स्ट्रेंथ वाला कैरेक्टर है वो डाउट सेशंस में क्लैरिटी। तो एक क्या ये महसूस आप कर सकते हैं कि यहाँ पर पर्सनलाइज अटेंशन वाला क्या आपको स्पेशल आपके साथ ही ऐसा ट्रीटमेंट था, या डाउट सेशंस का कोई पैटर्न है, या सभी को इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है, मतलब क्या सिस्टम क्या था? क्लासेस के बाद डाउट सेशंस होता था, और सर वहाँ पे बैठते थे जिसको मतलब डाउट्स है वो जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर ले। एंड आई रियली लाइक हमने बहुत गौर किया, इस चीज़ को नोटिस किया कि जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी खुद का एफर्ट लेने की कोशिश की ना, टीचर्स ने उन पर अपना बेस्ट एफर्ट लगाया। जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी सीरियसनेस बताई स्टडीज़ को लेकर, जो मतलब एक सिली डाउट भी पूछने चले गए ना, टीचर्स ने अपना 100% एफर्ट लगाया उनके पीछे। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों पे खुद भी इफेक्ट करता है। अगर सामने वाला आपका 100% भी एफर्ट कर रहा है, पर आपके एक तरफा मामला नहीं चलता यहाँ पे। अगर आपके एफर्ट्स नहीं है तो फिर कितनी भी अच्छी से अच्छी कोचिंग लगा लो, आपको फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस होते हैं। लाइक मुझे सर बहुत टाइम दिया करते थे, और जो भी बच्चा, मुझे ही नहीं, जो भी बच्चा सर के पास जाता था, सर इवन सर अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लास में पढ़ा कर भी बाहर गए डाउट सेशंस के लिए, और बच्चा बाहर जाकर उनसे कॉन्सेप्ट पूछा है, सर पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते थे। सर यहाँ के डाउट सेशंस बहुत पर्सनलाइज और बहुत अच्छे होते हैं। अगर मतलब बच्चे में सीरियसनेस है पढ़ने की, तो दिस इंस्टीट्यूट विल रियली हेल्प अ लॉट। अच्छी चीज़ है ये कि हर किसी को भी, मतलब आपको पर्सनली भी मिला, सबको ही मिलता है। और एक चीज़ जो आगे थोड़ी पहल करता है तो उसके लिए तो मतलब हमेशा एवेन्यूज़ खुले ही, ऐसा नहीं है कि उसके लिए दरवाज़ा कोई बंद है। मैं सर से एक चीज़ समझना चाहूँगी कि एक लड़की होने के नाते, या डॉटर्स, ख़ासतौर पे 3 डॉटर्स के बारे में लड़कियों के ताल्लुक से कहा गया कि बशारत है, अल्लाह की रहमत है, जन्नत में बहुत सारी हदीस हमको मिलती है। इस ताल्लुक से आपकी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ हैं जो डॉक्टर्स हैं, तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे? ख़ासतौर पर मैं 3rd बेटी के ताल्लुक से, इनके ताल्लुक से बात करूँगी। जब आप शाहीन स्कॉलर्स को चूज़ कर रहे थे, क्या सोसाइटी में आपने दूसरे क्लासेस को देखा, और फिर आपने क्यों इस क्लास को क्यों चुना आपने अपनी बेटी के लिए? ऐसे ही पता था कि यहाँ पर अच्छी कोचिंग होती है, यहाँ पर पढ़ाई वगैरह अच्छी होती है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी है। एक तो ये कि हमारे घर से करीब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे ये कि यहाँ पर पर्दे वगैरह की भी पाबंदी है। जो लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आती है, वो हमने यहाँ पर पहले सब मालूमात लिए थे आकर, तो हमें अच्छा लगा ये यहाँ पर। तौर पर लड़कियों के लिए जो बहुत बड़ा बहाना या एक बैरियर बनता है वो पर्दा है। हालांकि हिजाब है या पर्दा है वो बैरियर नहीं है, बल्कि हमारे लिए वो प्रोग्रेस की तरह, लैडर की तरह हेल्प करता है। तो मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ ऐसा है कि यहाँ पर पर्दे की सहूलत आपको मिली है, एक फ्रीडम टू ऑब्जर्व पर्दा। मैं ये समझना चाहूँगी ऐसी कोई 3 चीज़ें जो बेस्ट आपको लगी आपकी इस पूरी जर्नी में, उसके बाद मैं आऊँगी और 3 चैलेंजेस जो बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट रहे, या दोनों साथ में बता दीजिए।
बेस्ट मोमेंट्स आई रिमेंबर, एक मॉक टेस्ट में फ़िज़िक्स में मुझे 176 मार्क्स मैंने स्कोर किया था। दैट रियली वाज लाइक कि मैं एक क्वेश्चन छूट गया था, बस एक ही क्वेश्चन छूटा था, और मैं फ़िज़िक्स में मोस्टली मेरे मार्क्स अच्छे होते थे। तो दैट रियली वाज लाइक कि बिकॉज लास्ट ईयर मैं फ़िज़िक्स से बहुत डरी हुई थी और फ़िज़िक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन रुका था और मुझे फ़िज़िक्स कुछ नहीं आता था। तो मैं जब आई थी तो फिर मैंने फ़िज़िक्स को, जब मैं दिन रात में सुबह उठती थी एंड मैं फ़िज़िक्स खोल के बैठी थी, मैं शाम में फ़िज़िक्स करती थी एंड मैं ऑलमोस्ट अपना टाइम का 70% हिस्सा मैं फ़िज़िक्स को देती थी और 30% भी मैं केमिस्ट्री बायो में डिवाइड कर देती थी। तो दैट वाज रियली कि बाद में फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स बोर होने लगे थे कि फ़िज़िक्स मतलब लॉजिकल है, और एक बार समझ में आने लगा तो फिर बहुत मज़ा आता है। तो वो जो फ़िज़िक्स की जो बुक्स थी वो सॉल्व करना बैठकर, वो फिज़िक्स के डाउट्स के लिए जाके सर का दिमाग खाते थे हम लोग। दैट वाज रियली मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। एक सब्जेक्ट जिसको आप हेट करते थे हेट करते थे। उसको आप पसंद करने लगे, बहुत अच्छी। और ऐसी कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगी हो यहाँ पर? कंपटीशन। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, लाइक बिलो 100 बच्चे थे हमारी क्लास में, बट द कंपटीशन वाज रियली टफ। वो कंपटीशन इतना टफ था कि अगर तुम थोड़ा सा एक हफ़्ता पढ़ाई में थोड़ी सी सुस्ती कर देंगे तो तुम्हारा रैंक 2 से 3 नीचे चला जाएगा। तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो कंपटीशन भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई पे मजबूर होता है। फिजिकल कोचिंग क्लासेस का ये एडवांटेज होता है, लाइक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस मैंने कुछ अटेंड किया है लास्ट ईयर, बट उसमें कैसा था कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके आजू बाजू कोई नहीं है, टीचर भी सामने नहीं है, वो स्क्रीन के अंदर है, तो यू डोंट गेट अ फील ऑफ दैट कॉम्पिटिशन विच आर गोना फेस द वर्ल्ड वाइड। सो लाइक जब यहाँ पे मैं फिजिकल इंस्टीट्यूट में क्लास में आके बैठती थी तो मुझे दिखता था कि दूसरे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। दैट कॉम्पिटिशन आई रियली यूज टू लाइक अलॉट, कि मुझे जितना सपोर्ट मेरे कॉम्पिटिटर्स की वजह से हुआ है मेरे मार्क्स इंप्रूव होने में, उतना फ्रेंड्स की वजह से नहीं हुआ। ये बात सही है। ये जहाँ पर हम बात करें कंपटीशन की, तो मैं एक चीज़ समझना चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया कि 100 लोगों में 100 बच्चों से आपका कंपटीशन था एंड इट वाज रियली टफ, और जिसने आपको मदद की आपकी सक्सेस में। तो मैं ये समझना चाहूँगी कि ये तो हो गया कि आपकी अपनी क्लास में टफ कंपटीशन, लेकिन हाउ इट वाज मेड श्योर कि आपका नेशनल लेवल पे आप कम्पीट कर रहे हो तो वहाँ पर रैंक आए, या वो कंपटीशन से आप किस तरह जुड़े हुए थे? इधर कुछ ऐसे होते थे मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, या आपके कोई ऐसे टेस्ट प्रोग्राम्स जिससे आपको पता चलता कि आपका ऑल ओवर इंडिया आप कहाँ स्टैंड करते हो? हमें क्लास में चैप्टर एंड होने के बाद PYQs कराए जाते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लाइक हमारे टीचर्स मेड श्योर करते थे कि NTA की जो लेवल है, NTA की जो थिंकिंग लेवल है, जिस पैटर्न पे वो थिंक करता है, उस पैटर्न से हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो और हमें वो पैटर्न पे सोचना आए। तो इसलिए हमें PYQs कराए जाते थे, और उसके बाद हमारे टीचर्स अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस देते थे, और हमारे जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट नीट की लेवल से 1 या 2 लेवल ऊपर के होते थे। एंड वी न्यू दैट, क्योंकि हम PYQ भी करते थे और हम वो भी देते थे, टेस्ट भी देते थे। तो टेस्ट में जो हमारे स्कोर्स आते थे वो हमें थोड़े से कभी सेटिस्फाइंग लिखते थे, कभी नहीं लगते थे, ये था। लेकिन हमें PYQs करने आते थे, इस वजह से हमारी टीचर्स कभी कभी डिमोटिवेट भी बहुत हुए हम लोग, कि टेस्ट में मार्क्स कम होते थे तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते थे कि इतना पढ़ा पूरा हफ्ता। मोस्टली ये होता था कि जिस हफ्ता सबसे ज़्यादा मेहनत की उसी हफ्ता मार्क्स कम आ जाते थे। तो वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, कभी डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। तो हमारी टीचर्स हमें बहुत मोटिवेट किया। हमारी टीचर्स ने हमें वो बोलते थे कि तुम्हें PYQs करने आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंट रहो, और लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक लेवल ऊपर के टेस्ट पेपर्स लिए जाते हैं। तो मतलब आपका एक ओवरऑल जो क्वेश्चंस और जो टेस्ट होते थे तो वो आपका हायर लेवल के टेस्ट से आपको गुजारा जाता था, मतलब जिसको बोलते हैं रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजारा गया, और जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप शॉर्ट टर्म मोमेंट में कभी डिसअपॉइंट भी हो रहे, लेकिन बाद के मोमेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा कारामद रहा। मतलब यू वेंट थ्रू अ टफ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आज जो मेजर आपके लिए नीट का एग्ज़ाम था वो आसान बन गया, माशाल्लाह। अब मैं सर से ये समझना चाहूँगी कि एमन के ताल्लुक से आप ये बताएं कि ऐसे ये 1 साल में कौन से मोमेंट्स थे उनके 2 से 3 जब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए या चैलेंजिंग था, और यहाँ पर वो आते आते यहाँ पर क्लास में उनको वो सपोर्ट मिला और उससे फिर वो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील हो गई? नहीं, उसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन रोज़ाना ये काफ़ी मेहनत करती थी, और हम भी इसके ताल्लुक से सोचते थे कि भाई इतना ज़्यादा मतलब बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है, कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन जब कुछ कामयाबी हासिल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। ये है कि भाई बहुत ज़्यादा ये मेहनत करती थी, रात में भी सुबह भी, और फिर ट्यूशन्स में तो यहाँ पर तो अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन घर पर भी काफ़ी मेहनत करती थी। हम लोग मत अफजाई करते रहते थे उसकी। एक चीज़ जो मैं समझना चाहूँगी कि उनकी अपनी मेहनत अपनी जगह, लेकिन एक चाइल्ड का जो फ्यूचर बिल्ड करने के लिए कहा जाता है पूरे गांव को मेहनत करनी पड़ती है। डेफिनेटली आज हमको रिजल्ट एक शख्स का नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे हज़ारों लोगों का हाथ है, हमारा तमाम लोगों की वहाँ पे एफर्ट्स भी है, दुआएं भी है, अल्लाह ताला की मदद भी है। तो इसमें मैं समझना चाहूँगी कि हम हमारे ऑडियंस जो हम बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के नीट एस्पिरेंट्स या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वो देख रहे होंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह आपने आपके घर में, अगर उनकी मम्मी की बात की जाए, सिस्टर्स की या घर वालों ने, किस तरह
उनका सपोर्ट किया, या कौन सी चीज़ें होना चाहिए जिसको नज़रअंदाज करना चाहिए, और कौन सी चीज़ों में बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह खड़ा होना चाहिए, कौन सी चीज़ों पर सब्र करना चाहिए और कौन सी चीज़ों में उनका साथ देना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें उनको पूरी तरह से आज़ादी दी थी कि भाई आप सिर्फ पढ़ो, जो भी सपोर्ट हमसे चाहिए हम वो करने के लिए तैयार हैं। हमने अगर इन्होंने जो भी हमसे सपोर्ट मांगा, जो सुबह में उठकर जैसे ट्यूशन्स आती थी तो हम लोग प्रिपरेशन, इनकी मम्मी वगैरह खाना बनाना, दोपहर का लंच वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह देना। और मैं भी काफ़ी बिज़ी रहता हूँ असल में, मैं भी जनरल प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी जो भी मतलब डिफ़िकल्टीज़ आई हमने उसको फेस किए। और बस ये एक मकसद रखे थे कि भाई बच्चे अपने कामयाब होना चाहिए, तालीम में आगे बढ़ना चाहिए, जैसे दूसरी बेटियों ने किया इसने भी बढ़ना चाहिए आगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारी तरफ से बना वो हमने किया उसको। और वालिदैन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कोई प्रेशर नहीं, उन्हें पूरी तरह से आज़ादी थी। उसकी ख्वाहिश थी ना, वो खुद चाहती थी कि मैं पढ़ूँ और हमारा सपोर्ट था पूरा। हमने कहा कि भाई पढ़ो, जो भी चीज़ आपको चाहिए हमारी तरफ से वो हम देने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी तरफ से जो भी वक्त मांगा वक्त दिया, और जो भी चीज़ें थी वो हमने प्रोवाइड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेहनत की और कामयाब हुई। बहुत बड़ी चीज़ है ख़ास तौर पर कि वो बेटी की ख्वाहिश और उसका रिस्पेक्ट करना, उसकी ख्वाहिश का, फिर उसको ये आज़ादी देना कि एक मौका देना कि वो अपने मेटल को प्रूव कर पाए, और दूसरा कि भरोसा रखना उस पर भी एतमाद, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पर जो लोग रिपीट करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स का, फैमिली मेम्बर्स का हमारे ऊपर कितना भरोसा है। एट टाइम्स होता है कि हम डिमोटिवेट खुद हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत क्या काउंट करता है कि हमारे साथ हमारी फैमिली खड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि भरोसा भी किया, एतमाद किया, चांस दिया और यकीन भी था, और कोई प्रेशर नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद करना चाहती थी, उनकी ख्वाहिश में सपोर्ट किया, ना कि ये कि अपनी ख्वाहिश थी इसीलिए उनको वो ख्वाहिश के तहत बांधा। तो माशाल्लाह से हम आज देख रहे हैं कि वो चीज़ें हमारे सामने भी आई, रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने उसका सिला भी हमको दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपका 680 मार्क्स हैं आपके, तो मैं ये समझती हूँ कि आपको तो एम्स की सीट्स भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह, गवर्नमेंट की भी सीट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो अब आपकी ख्वाहिश क्या है, मतलब आपका कोई विजन या क्या है, आप अभी क्या सोच रही हैं? हम एक्चुअली एक जब नीट की प्रिपरेशन के लिए सोचते थे तो कोई ना कोई चीज़ होती है जो आपको मोटिवेट करती है। सो आई हैड एन आइडियल लाइफ स्टाइल इन माई माइंड, लाइक एक आइडियल रूटीन थी मेरे माइंड में, और मेरा ड्रीम था कि मैं जीएमसी औरंगाबाद में जाऊँ। और एक्चुअली बहुत बचपन से ड्रीम था कि मैं जीएमसी औरंगाबाद में जाऊँ, वहाँ से मैं एमबीबीएस करूँ। और नीट की प्रिपरेशन के टाइम, रिपीट के टाइम, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी खुद से कि इतना रैंक आएगा कि एम्स में जाने मिलेगा, बट दैट थिंग विच यूज्ड टू मोटिवेट मी कि एक वो आइडियल लाइफ स्टाइल, एक आइडियल रूटीन जो मेरे जहन में था कि मैं रोज़ सुबह उठूँगी, अपनी एमबीबीएस की बुक्स लेके घाटी जाऊँगी एंड वहाँ पर मैं एमबीबीएस की क्लासेस अटेंड करूँगी, तो वो मोटिवेट किया करता था। तो उस तरीके के मोटिवेशन रखने चाहिए अपने लिए, एक कहीं ना कहीं एक आइडियल लाइफ स्टाइल अपने माइंड में रखना चाहिए कि आपके ड्रीम्स क्या है, और उन ड्रीम्स के लिए फिर काम करना चाहिए और सेक्रीफाइसेस देना पड़ेंगे। आपको अपना एन्जॉयमेंट छोड़ना पड़ेगा। वो छोटी छोटी लाइक थोड़ी देर की जो बात होती है कि जस्ट 5 मिनट 10 मिनट, और बस 1 घंटे के लिए जाएंगे, कहीं वापस आ जाएंगे, 2 घंटे के लिए किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, बस वापस आ जाएंगे, वो सब छोड़ना पड़ेगा। और ऑनेस्ट, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, किसी और के साथ ऑनेस्ट रह के फ़ायदा नहीं होता, अपने साथ ऑनेस्ट रहो। एक्चुअली इंसान जब अपने साथ ऑनेस्ट रहता है तो इंसान को अपनी गलतियाँ दूसरों से बहुत अच्छी तरह पता होती है। इंसान को अपनी तन्हाई और अपने मजमे में वो कैसा है सब पता होता है। अपनी खामियाँ खूबियाँ इंसान को जितनी अच्छे से पता होती है और किसी को पता नहीं होती। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहो, तो वो आपको बहुत अच्छे से, फिर जब नफ्स मलामत करता है ना, कि जब इंसान अपने साथ ऑनेस्ट हो जाता है तो नफ्स मलामत करने लगता है गलतियों पर, तो वो बहुत मदद करता है। अब लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी, आपका सजेशन, कोई लड़की है जो रिपीट करना चाह रही है या जो फ्रेशर है, अगर उसको शाहीन स्कॉलर्स औरंगाबाद की एकेडमी ज्वाइन करना है तो वो क्यों करे और उसको क्या मिलेगा यहाँ पर बेनिफिट, या आप क्या समझती है अपने हिसाब से कि वाई वन शुड जॉइन इट? आजकल लड़कियों को ना पढ़ाने का सबसे बड़ा जो इशू आ गया है मुस्लिम सोसाइटीज़ में, वो माहौल का हो गया है, इन्वायरमेंट। तो आई कैन मेक एश्योर कि यहाँ का माहौल बहुत इस्लामिक है, बहुत ज़्यादा। हमें क्लास में बुर्के की पाबंदी रहती थी लड़कियों में, गर्ल्स बॉयज़ का सेशन एक डिवाइडर के ज़रिए सेपरेट होता था, लाइक नो वन कैन पीक, इधर से उधर देखा नहीं जा सकता था, और हिजाब में रहती थी लड़कियाँ। माशाल्लाह से हमारे टीचर्स बहुत इस्लामिक थे। यहाँ हॉस्टल के बारे में मैं श्योरिटी दे सकती हूँ, मैं 1 हफ़्ते के लिए हॉस्टल में आई थी, मेरे पेरेंट्स को बाहर जाना पड़ा था, बट वहाँ जब फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था, केमिस्ट्री में भी सब इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे थे, तो मैंने फ़ैसला लिया था और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट भी किया कि ठीक है मैं हॉस्टल में रह लूँगी यहाँ पर। और मैं हॉस्टल आई थी 1 हफ़्ते के लिए, और मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा था। वार्डन बहुत अच्छे है, बहुत स्ट्रिक्ट वार्डन है एक्चुअली बोला जाए तो। वो लाइक डिसिप्लिन बना कर रखते हैं वार्डन। हाँ, सेफ्टी के एंगल से भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, और डिसिप्लिन्ड हॉस्टल्स है, और खाना वगैरह बहुत अच्छा आता है, और खाने का मसला नहीं है।
खाना बहुत अच्छा आता है यहाँ के हॉस्टल में। एंड रहने के हिसाब से भी बहुत अच्छी स्पेस है, फ्रेंडली माहौल है और बहुत सेफ़ एंड इस्लामिक हॉस्टल्स है, इस्लामिक माहौल है यहाँ पर। तो वो चीज़ बहुत मदद कर सकती है। अगर कोई पर्दे में रहकर, हिजाब में रहकर, इस्लाम की हुदूद में रहकर अपनी बेटी को पढ़ाना चाह रहे हैं आप, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कैसे। नमाज़ के लिए रूम्स है, नमाज़ के लिए टाइमिंग दी जाती है, टाइमिंग से अरेंज की जा सकती है कि नमाज़ के लिए वक्त मिले बच्चों को, बच्चों की नमाज़ ना छूटे। और हॉस्टल में इज्तिमा होता है हफ्ते में एक बार, शाम में दर्स होता है। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था क्योंकि आजकल के बच्चों को उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। क्योंकि दुनियावी कामयाबी एक जगह, लेकिन हमारा असल मकसद दुनिया में आने का तो दीन आखिरत की कामयाबी ही है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। हमें हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया था। हमें सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मोटिवेट किया गया था। हमें ज़िंदगी में फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है, सक्सेस को कैसे हैंडल करना है, अपना एटीट्यूड कैसे रखना है, लाइक कि ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो और अंडर कॉन्फिडेंस भी ना हो। हमें वो टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था। और कुछ बच्चे धक्का मार गाड़ी होते हैं, बोलते हैं, हम भी एक्चुअली वही थे। लेकिन हमारे टीचर्स बार बार मतलब स्ट्रिक्ट भी थे और मोटिवेट भी किया करते थे। तो उस वजह से लैग नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे रहकर, ये मैं एश्योर कर सकती हूँ। और सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन खुद की सिंसियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कोई कुछ काम नहीं आता। टीनेजर्स में होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग ग्लैमर क्वेश्चन के पीछे या चमक दमक के पीछे भागते हैं। तो बहुत बार ऐसी कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट्स को हम पसंद करते हैं, वो माहौल जहाँ पर थोड़ा हैंग आउट कल्चर मिले, कैंटीन्स में, या थोड़ा सा फ्रीडम मिले। आपका क्या ख्याल है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप जिस तरह बता रही है कि स्ट्रिक्ट हॉस्टल है, वार्डन है, तो क्या वो रिजल्ट के लिए ये सब चीज़ें इतना स्ट्राइव करना वर्थ इट होता है? या फिर मतलब क्योंकि ये 2 साल ही होते हैं ना एंजॉय करने के, ये लाइफ में आने नहीं वाले। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो इतनी स्ट्रगल आपने की है या हॉस्टल में रहते हुए इतना करते हैं, तो इज़ इट वर्थ इट? ये 2 साल ही होता है स्ट्रगल करने के लिए, उसके बाद ये भी लाइफ में वापस नहीं आने वाले। और एक्चुअली इट वाज वर्थ इट, क्योंकि हर मोमेंट आपका दिया हुआ हर मिनट आपके रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। लाइक हर लाइन जो आप एनसीईआरटी की पढ़ रहे थे, वो 5 मिनट जो आप फ़ोन चलाने के लिए या कैंटीन में हैंग आउट करने के लिए जो 15 मिनट आप सोच रहे थे, वो 15 मिनट में अगर आपने एनसीईआरटी के 2 पेज कवर कर लिए, तो आपके नीट में 4 मार्क्स पढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो हर 15 मिनट जो आप अपना वर्क करेंगे, वक्त बोलते हैं कि दौलत होता है, पैसा होता है, उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये टाइम, बच्चे कहते हैं कि इन्जॉयमेंट का होता है, बट ये टाइम क्रूशियल भी उतना ही होता है। और इसमें अगर आप स्ट्रिक्ट रहकर अपने आप को डिसिप्लिन रखकर, सेल्फ डिसिप्लिन ना आई थिंक 2% लोगों में ही पाया जाता है। 98% लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन इंसान किसी के अंडर में रहकर ही होता है। आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा तो शायद ही कोई सेल्फ डिसिप्लिन बचे। तो किसी के अंडर में रहकर ही इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन से सक्सेस आती है। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात की आपने कि यहाँ पर एक जो है कि आपको लग, बहुत सारे लोगों को लगता है, एक्चुअली ये फेज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एक जेल टाइप या प्रिजन टाइप मोमेंट रहता है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। जहाँ बैठे हैं आज, तो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। मैं सिर्फ लास्ट में सर से ये सवाल करना चाहूँगी कि पेरेंट्स के लिए, जो लोग अपने बच्चों के लिए नीट की क्लासेस ढूंढ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं या जो रिपीट करना चाह रहे हैं, या आम लोग जो नहीं भी पढ़ाना चाह रहे अपने बच्चों किसी वजूहात की वजह से, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है? इफ़ दे शुड, दे आर ऑन द लुक आउट फॉर क्लासेस, वेदर दे शुड लुक आउट फॉर स्कॉलर शाहीन औरंगाबाद, और अगर देख रहे हैं तो क्यों देखना चाहिए? बस ये कुछ चीज़ों के साथ हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई अच्छी तालीम हासिल हो, अच्छा माहौल मिले बच्चों को, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जब मैंने खुद चूज़ किया है तो मैं दूसरों को भी यही मशवरा दूँगा कि भाई आप यहाँ आए और आप खुद भी आकर, जो लोग बच्चों की तालीम हासिल करवाना चाहते हैं, वो खुद आकर यहाँ पर अपना सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर माहौल देख सकते हैं आकर। और मेरे जो दोस्त अहबाब वगैरह है जिन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने तो सबको यही सजेस्ट किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, तो जाहिर है कि मैं दूसरों को भी यही कहूँगा। टीचर्स अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और माहौल अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए था कि मैं अपनी बच्ची को मतलब बेफिक्र होकर यहाँ पर भेज सकूँ पढ़ने के लिए, तो मुझे वो माहौल मिला यहाँ पर, तो मैंने भेजा। और मैं चाहूँगा कि जो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई उनको बच्चों को अच्छा माहौल मिले और वो अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको मैं सजेशन दूँगा कि वो शाहीन को जो है अपना फर्स्ट वो दे प्रेफरेंस। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। ऑन बिहाफ ऑफ होल स्कॉलर शाहीन एकेडमी एंड फैमिली, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, और इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप दुनिया में और आखिरत में दोनों जहां में कामयाबी हासिल करें। जज़ाकल्लाह, आपने इतना वक्त दिया और हमारे साथ शामिल रहे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।